लॉजिकल रीजनिंग देश भर के लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और प्लेसमेंट एग्जाम का एक इंटीग्रल पार्ट है। लॉजिकली किसी क्वेश्चन में दिए कॉन्सेप्ट को समझना और फिर उसे सॉल्व करना ना केवल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा है, बल्कि ये इन एग्जाम्स का सबसे स्कोरिंग सेक्शन भी है। So to make sure that you beat the competition, Great Learning आपके लिए लेकर आया है एक knowledge packed वीडियो on logical reasoning, वो भी हिंदी में। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव या प्लेसमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और सीखना चाहते हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके, तो ये वीडियो डेफिनेटली हेल्प करेगी। इस सेशन में हम काफी सारे टॉपिक्स जैसे कि नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, लीनियर अरेंजमेंट्स, डाइस एंड क्यूब्स प्रॉब्लम, कैलेंडर्स एक्सेट्रा पर बात करेंगे और जानेंगे कि इन क्वेश्चंस को किससे अप्रोच किया जाए। इस नॉलेज पैक सेशन में हम हर कॉन्सेप्ट को बहुत सारे एग्जाम्पल्स की मदद से समझाएंगे ताकि आप अपना नेक्स्ट एग्जाम क्रैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे। If you haven't subscribed to our channel yet, I want to request you to hit the subscribe button and turn on the notification bell so that you don't miss out on any new update or video releases from Great Learning. If you enjoy this video, show us some love and like this video. Knowledge increases by sharing, so make sure you share this video with your friends and colleagues. Make sure to comment on the video for any query or suggestions and I will respond to your comments. हेलो, माय नेम इज शांतनु राणा और आज हम बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग फॉर प्लेसमेंट्स के बारे में। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वीडियो बाय ग्रेट लर्निंग। सो लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर प्लेसमेंट में पूछा जाता है। अगर आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, या तो वो टेक्निकल हो सकती है या मैनेजमेंट की कोई भी कंपनीज हो सकती हैं या कोई भी जॉब रोल्स हो सकते हैं, एक लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या वर्बल एबिलिटी, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको हर कंपनी में पूछे जाते हैं। और उसका रीज़न क्या होता है? बिकॉज कंपनी चेक करना चाहती है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कैसी है, आप एक क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर हो या नहीं हो। जब भी हम किसी भी कंपनी की बात करते हैं, किसी भी जॉब रोल की बात करते हैं, किसी भी वैकेंसी की बात करते हैं, वो एग्जिस्ट करती है क्योंकि आपके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो आपको सोल्व करनी है। तो जब भी कोई कंपनी आपको एक जॉब रोल देगी, आपको किसी पोजीशन के लिए हायर करेगी, तो डेफिनेटली वो एक चीज़ ज़रूर देखना चाहेंगे कि आप प्रॉब्लम्स किस तरीके से सोल्व करते हो, आपका जो प्रॉब्लम सोल्विंग का मेथड है वो कितना स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है। वो सब चीज़ें जज करने के बाद ही कंपनी एक्चुअली समझ पाएगी कि आप उनके लिए एक सुटेबल फिट हो या नहीं हो। ऐसा ही एक टॉपिक जो ऑलमोस्ट हर कंपनी में पूछा जाता है और हर प्लेसमेंट का पार्ट होता है, वो है लॉजिकल रीजनिंग। तो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हम 5 मेन टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी लेंगे ताकि जो भी हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग के मेन क्वेश्चंस होते हैं वो आपको ढंग से समझ में आ सके। तो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है कंप्यूट नंबर सीरीज। इसमें हम जानेंगे कि नंबर सीरीज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर यू गो टू एनी इंटरव्यू, बिफोर यू गो टू एनी पर्टिकुलर कंपनी जिसमें आपने अप्लाई किया है, जिसका आप टेस्ट लिखने वाले हो। सेकंड जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है सोल लीनियर अरेंजमेंट्स, जिसमें हम बात करेंगे लीनियर अरेंजमेंट्स के बारे में। इसमें बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। वी विल टेक अ फ्यू सिनेरियोज और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे आप उन क्वेश्चंस को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से वेरी फास्ट सोल्व कर सकते हो। थर्ड चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिडिक्ट कैलेंडर्स। इसमें हम कैलेंडर्स के बारे में बात करेंगे कि कोई भी अगर आपको तारीख दे दी जाए, लीप ईयर से रिलेटेड, ऑड डेज से रिलेटेड, वो सब चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है लेटर सीरीज का। जैसे हमने नंबर्स की एक सीरीज की बात की है, उससे रिलेटेड हम टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। वैसे ही सेम तरीके से हम जो इंग्लिश लेटर्स होते हैं आपके पास ABCD, उनसे रिलेटेड अगर हमारे पास कोई भी सीरीज है, उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, दैट इज ऑल समथिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम डिस्कस करेंगे क्यूब्स एंड डाइस रीजनिंग ट्रिक्स के बारे में। जो आपका क्यूब होता है उसके कितने एजेस होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं, कैसे हम उसके साथ प्ले कर सकते हैं एंड क्वेश्चंस बना सकते हैं टू चेक योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वो हम समझेंगे। और साथ ही में हम बहुत सारे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स भी लेंगे ताकि आपको जो भी हमने कॉन्सेप्ट अभी तक नाम किए हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। ऑलराइट, तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है
वो है नंबर सीरीज का। अब नंबर सीरीज में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि आपको एक नंबर की सीरीज दी जाएगी और उसमें कोई ना कोई फिल इन द ब्लैंक होगा, या एट द एंड आपको एक फिल इन द ब्लैंक दे देंगे जो आपको फिल करना होगा। अब इसमें क्या लॉजिक होता है वो सब आप समझोगे जब मैं आपको एक बार एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि हमारे पास एक सीरीज है जिसमें हमारे पास 2, 5, 8, 11, 14 और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है, मतलब दैट इज आर फिल इन द ब्लैंक एंड वी हैव टू फिल इट। अब वो हम कैसे फिल करेंगे? क्या इसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स, हमारे पास कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज होते हैं? नो, हमें सिर्फ लॉजिक लगाना है। हमें देखना है कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, वो लॉजिक हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। बिल्डिंग अपॉन दैट लॉजिक हमें इसका क्वेश्चन का आंसर बताना है। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास सबसे पहले 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है और 14 है। अब एक चीज तो बड़ी ही क्लियरली हमें यहाँ पे पता चल रही है कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हमारे पास कुछ ना कुछ एडिशन हो रही है, हमारे पास सब्सट्रैक्शन नहीं हो रही है। मतलब हमारे पास सबसे पहली चीज जो हमें नंबर सीरीज में देखनी चाहिए वो ये होती है कि जो आपकी सीरीज आपको दी गई है उसमें कुछ एडिशन हो रहा है या उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर मैं आपको ये सीरीज दे देता कि 14, 11, 8, 5, 2, तो उसमें क्या होता? डिक्रीमेंट होता, यानी कि सब्ट्रैक्शन होता। लेकिन इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हमारे पास एक प्लस सिग्नेचर है, बिकॉज इस सीरीज के अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा है। अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप 2 से 5 तक जाते हो हम क्लियरली देख सकते हैं हमारे पास +3 हो रहा है। ऐसे ही अगर आप 5 से 8 तक जाते हो तो आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास फिर से +3 हो रहा है। ऐसे ही आप 8 से 11 तक जाते हो तो अगेन यू कैन सी हम +3 करेंगे, 8 + 3 इज 11। ऐसे ही अगर आप 11 से 14 तक जाते हो आप फिर से देख सकते हो कि 11 + 3 विल बी 14। तो नेक्स्ट नंबर बड़े ही क्लियरली हम बता सकते हैं विल बी 14 + 3 विच विल बी 17। सो इस सिंपल सीरीज का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 17। ऐसे ही अगर मैं आपको एक और सीरीज दे देता कि 5, 8, 11, 14, 17, 20 and then next number, it will be same again. 14 plus 3 is 17. Similarly 17 plus 3 is 20. तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी नंबर आएगा that will be 20 plus 3 which will be 23. सो ये एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक होती है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आप समझो कि उसमें हमें कुछ ना कुछ एडिशन करना है, कुछ सब्सट्रैक्शन करना है, कुछ मल्टीप्लिकेशन करना है या कुछ डिवीजन करना है। बेस्ड अपॉन दैट आप कोई ना कोई लॉजिक पहचानने की कोशिश करो जो क्वेश्चन जिसने भी डिजाइन किया है उसके मन में आया होगा। वंस यू रिकॉग्नाइज दैट तो आपको बहुत ही इजीली सीरीज का आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे पास अभी जो क्वेश्चन है, अगेन वी आर गोइंग फ्रॉम 3 to 6, देन 6 to 12, देन 12 to 24 एंड देन 24 के बाद जो भी नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे अगर हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये चीजें लगा के देखें, लेट्स ट्राई। तो सबसे पहले 3 to 6 अगर हम जाएं तो हमारे पास कितना एडिशन हो रहा है? +3। अगर हम 6 से 12 तक जाते हैं तो हमारे पास कितना एडिशन हो रहा है? +6। ऐसे ही अगर हम 12 से 24 तक जाते हैं तो हमारे पास कितना एडिशन हो रहा है? +12। ऐसे ही फिर से अगर हम 24 से जो भी नंबर है वहां तक जाएंगे तो कितना एडिशन होगा? क्या आपको कुछ भी समझ आ रहा है? आप स्क्रीन को 2 मिनट के लिए पॉज कर सकते हो। आप सोच सकते हो कि आपके मन में इस सीरीज से रिलेटेड कोई भी अगर लॉजिक लग रहा है तो वो आप अप्लाई करके देखो और सोचो कि इस सीरीज का आंसर क्या हो सकता है। अगर आपको नहीं समझ आया है तो नो नीड टू वरी, मैं आपको बताने वाला हूं। इस सीरीज में हमें क्लियरली देखने से पता चल रहा है कि 3 के अंदर अगर हम 3 जोड़ेंगे 3 + 3 विल बी 6। ऐसे ही 6 + 6 विल बी 12। अगेन 12 + 12 विल बी 24। यानी कि जो भी हमारा आखिरी नंबर था उसमें हम उतना ही नंबर प्लस कर रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ रहा है। यानी कि अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर x था तो नेक्स्ट नंबर विल बी x + x एंड नेक्स्ट नंबर विल बी, so this will be your 2x. So next number will be 2x plus 2x, which will be 4x, and next number will be 4x plus 4x, which will be 8x. ऐसे यहाँ पे हमारे पास 3 था तो 3 + 3 6, then 6 + 6 is 12, again 12 + 12 is 24. Similarly we'll have 24 plus 24, which will be 48, and that will be your आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर फिल इन द ब्लैंक।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसा भी नहीं है कि हमने कुछ स्पेसिफिक नंबर ऐड किया है. इट्स मोर लाइक यू हैव टू फाइंड अ लॉजिक जो कि कुछ भी हो सकता है, एंड बेस्ड अपॉन दैट यू विल बी फाइंडिंग द आंसर टू दिस क्वेश्चन. अब एक और क्वेश्चन हम लेने की कोशिश करते हैं और उसके थ्रू समझेंगे कि क्या एक्चुअली इसके पीछे रीजनिंग हो सकती है. अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है. इसमें हो सकता है थोड़ा सा और आपको दिमाग लगाना पड़े टू सोल्व इट इवेंचुअली. तो जो फर्स्ट नंबर हमें दिया है वो है 77. सेकंड नंबर जो हमारे पास है वो है 83. तो अगर आप 77 और 83 का डिफरेंस निकालो दैट विल बी +6. ऐसे ही अगर आप 83 से 101 तक जाओ तो वो डिफरेंस आपका होगा +18. ऐसे ही आप 101 से 131 तक जाओ तो वो डिफरेंस होगा आपका +30 का. अब 131 से हमें क्या नंबर प्लस करना है टू गेट दिस नंबर, दैट इज समथिंग वी नीड टू फाइंड आउट. अब यहाँ पे अगर आप देखो कि 6, 18 और 30 इनके बीच में एज सच कुछ रीजनिंग तो हम नहीं लगा पा रहे हैं. दिस इज एक्चुअली योर 6 into 1, दिस इज योर 6 into 3, दिस इज योर 6 into 5. वी कैन राइट दैट लाइक दिस. अब इससे हमें एक छोटा सा रीजनिंग समझ आ रहा है जिसकी वजह से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं. अब अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप नंबर लिखो नॉर्मली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, तो हमें एक बेसिक सी चीज पता है कि जो भी नंबर हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं. तो इस सीरीज के अंदर 2, 4, 6, 8, तो ये जो भी नंबर मैंने इसमें सर्कल के अंदर डाले हैं वो सब आपके इवन नंबर्स हैं क्योंकि वो हमारे 2 से डिविजिबल हैं. तो दीज आर योर इवन नंबर्स. जो बचे हुए नंबर्स हमारे पास हैं वो आपके होते हैं ऑड नंबर्स जो कि आपसे 2 से डिविजिबल नहीं है. अब आप अगर इस सीरीज पे आओ, जो भी नंबर हम ऐड कर रहे हैं दैट इज 6 into 1, then 6 into 3, then 6 into 5. So 1, 3, 5. So definitely next one will be 7. That number will come over here. So it will be 6 into 7 which will be 42. यानी कि हमें 131 के अंदर 42 ऐड करना पड़ेगा to get this question mark. Now 131 plus 42 is your 173 which will be the final answer for this particular question. So ये एक बेसिक सा हमने रीजनिंग निकाला और उसके बेसिस पे हमें आंसर मिल गया. एक और क्वेश्चन हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट नंबर सीरीज का अच्छे से क्लियर हो जाए. अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो फिर से एक हमारा एडिशन वाला सीरीज है, यानी कि नंबर एक के बाद एक बढ़ते ही जा रहे हैं. फर्स्ट नंबर हमारे पास है 4, सेकंड नंबर है 6 जिसमें हुआ है +2, देन हमारे पास है 6 to 9 जिसमें हुआ है +3, देन हमारे पास है 9 to 13 जिसमें हमारे पास हुआ है +4, देन हमारे पास है 13 to 18 जिसमें हमारे पास हुआ है +5. नेक्स्ट नंबर हमें निकालना है. अब इस सीरीज में अगेन आप लोग अपना स्क्रीन 2 मिनट के लिए पॉज करो, सोचो कि क्या रीजनिंग इस क्वेश्चन के पीछे हो सकती है, एंड बेस्ड अपॉन दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन मार्क, दैट इज योर फिल इन द ब्लैंक. तो यहाँ पे अगर आप सोचो तो एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है कि हम एक एक नंबर बढ़ा के जो पिछला नंबर था वो उसमें जोड़ते जा रहे हैं. मतलब 4 में हमने 2 को जोड़ा तो हमारे पास 6 आया. 6 में फिर हमने 2 + 1 दैट इज 3 को जोड़ा तो हमारे पास 9 आया. फिर 9 में हमने 3 + 1 दैट इज 4. 9 में हमने 4 को जोड़ा तो हमारे पास 13 आया, दैट इज योर 13. देन 13 + 5 is 18. So 18 + 6 will be your answer. 2, then 2 + 1 that is 3, then 3 + 1 that is 4, then 4 + 1 that is 5. So definitely यहाँ पे होगा 5 + 1 which is 6. यानी कि 18 + 6 will be the value of this question mark which will be 24. So this will be your final answer. अब इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल ट्रिक थी. देयर इज नो रीजनिंग एज सच, इट्स जस्ट दैट कि हम एक एक नंबर को बढ़ा के पिछले नंबर में जोड़ते जा रहे हैं. 4 में हमने 2 को जोड़ा, 6 में हमने 3 को जोड़ा, 9 में हमने 4 को जोड़ा, 13 में हमने 5 को जोड़ा, फिर 18 में आखिरकार हम 6 को जोड़ेंगे एंड द फाइनल आंसर जो हमारा होगा वो होगा 24. अब हम लेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो हमें सीरीज दी है वो है 10, 31, 95, 288, 868 और जो नेक्स्ट नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है. अब इस सीरीज को देख के मैं बेसिक सी चीज बता सकता हूं कि अगर हम इन नंबर का डिफरेंस निकालने की कोशिश करें
तो आई डोंट थिंक हमें कोई भी एक एक्चुअल रीजनिंग मिलने वाली है जिससे हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। हम डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे और हमें पता चलेगा कि एक्चुअली उससे हमें क्या आंसर मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं एक बेसिक सी चीज़ देख पा रहा हूँ कि जो 31 है मैं उसको एक्चुअली लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 प्लस 1। जो 95 है मैं उसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 31 प्लस 2। 3 इंटू 31 आपका क्या होगा 93 प्लस 2 विच विल बी 95। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 95 प्लस 3 विच विल बी योर 288। ऐसे ही अगर मैं इस नंबर पे आऊँ विच इज़ 868 तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 288 प्लस 4। अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन करोगे तो आपको समझ आएगा कि ये नंबर होगा आपका 868। तो यहाँ पे अगर आप इस सीरीज को समझने की कोशिश करो तो हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है, हम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पिछले नंबर से और उसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 देन 2 देन 3 देन 4 एंड देन 5। तो 3 मल्टीप्लाई जो भी हमारा नेक्स्ट लास्ट नंबर था, लेट्स से दैट वाज x, एंड उसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं सीरीज में 1 2 3 एंड गो ऑन। तो अगर हमें ये नंबर फाइंड आउट करना है तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि दिस नंबर विल बी 3 मल्टीप्लाई हमारा लास्ट नंबर जो क्या है 868 प्लस 5, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐड किया था 1, देन हमने ऐड किया था 2, देन हमने ऐड किया था 3, देन हमने ऐड किया था 4, सो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास होगा 5। अब अगर आप इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर आएगा 868 मल्टीप्लाई बाय 3 which will be 2604 plus 5 and the final answer will be 2609। सो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी क्वेश्चन मार्क की। तो इस सीरीज में एक बहुत ही सिंपल सी चीज हुई है कि जैसे ही हम नेक्स्ट नंबर पे जा रहे हैं हम 3 मल्टीप्लाई बाय द प्रीवियस नंबर और उसमें एक एक नंबर जोड़ते जाएंगे। तो जैसे 31 का वैल्यू एक्चुअली क्या है 3 इंटू 10 प्लस 1। 95 का वैल्यू क्या है 3 इंटू प्रीवियस नंबर विच इज 31, दैट इज 3 इंटू 31 प्लस 2। ऐसे 288 है हमारे पास 3 इंटू 95 प्लस 3। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 3 इंटू 868 प्लस 5 एंड दैट फाइनल आंसर इज 2609। अब हम लास्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे नंबर सीरीज में ताकि आपको एक बहुत ही अच्छे से आइडिया लग जाए कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको उन्हें एक्चुअली सोल्व करना चाहिए। तो जो हमारे पास नेक्स्ट सीरीज है उसमें आप देख सकते हो हमारे पास फर्स्ट नंबर है 43, देन 50, देन 55, देन 65, देन 76। लेट्स ट्राई। सबसे पहले हम एडिशन करके देखते हैं कि कितना कितना इन नंबर्स में डिफरेंस है। अगर वहां से कुछ सेंस बने तो विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन मार्क। अब 43 से अगर आप 50 तक जाओ तो हम देख सकते हैं जो हमारे पास डिफरेंस है वो है 7 का। ऐसे ही 50 से अगर आप 55 तक जाओ तो यू कैन सी कि हमारे पास जो डिफरेंस है वो है प्लस 5 का। ऐसे ही 55 से 65 तक जाओ तो हमारे पास डिफरेंस है प्लस 10 का। एंड 65 से 76 तक जाओ तो हमारे पास डिफरेंस है प्लस 11 का। नेक्स्ट नंबर हमें निकालना है। अब अगर आप इन नंबर्स को देखो 7, 5, 10, 11, एज सच इसमें कुछ रीजनिंग नहीं है। 7 और 5 में -2 का डिफरेंस है, देन 5 एंड 10 इज 5 मल्टीप्लाई बाई 2, देन 10 प्लस 1 इज 11। तो आप सोचोगे कि इसमें तो कोई भी हमें रीजनिंग मिल ही नहीं रही है। उसके बाद हम कुछ और चीज़ ट्राई कर सकते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन ट्राई कर सकते हैं अगर वहाँ से हमें कुछ रीजनिंग मिलती है। वंस यू विल ट्राई ऑल दीज थिंग्स आपको एक बहुत ही छोटी सी चीज़ यहाँ पे समझ आएगी कि जो भी हमें 2 डिजिट्स दिए हैं यहाँ पे किसी भी नंबर के, अगर आप उनको ऐड करते हो, अगर आप 4 + 3 करो तो आपको मिलेगा 7, अगर आप 5 + 0 करो तो आपको मिलेगा 5, अगर आप 5 + 5 करो तो आपको मिलेगा 10, अगर आप 6 + 5 करो तो आपको मिलेगा 11, अगर आप 7 + 6 करो तो आपको मिलेगा 13। अब जो भी नंबर इन दोनों डिजिट्स को ऐड करके आपके पास आ रहा है, नेक्स्ट नंबर इज नथिंग बट एन एडिशन ऑफ दिस नंबर and this particular number. So 43 plus 7 is 50, which is the next number. 50 plus 5 is 55, which is the next number. तो ऐसे ही इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए हम सिंपली बोल सकते हैं कि 76 और प्लस जो भी इन दोनों नंबर को प्लस करने से मिला दैट इज 13
will be the final answer and that final answer will be 89. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. अब इसमें एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक थी कि सबसे पहले जो भी हमें नंबर दिया है हमें उसमें ऐड करना है उसी प्रीवियस नंबर के दोनों डिजिट्स के सम को. तो अगर हमारे पास 43 है, 4 + 3 is 7, so 43 + 7 50 which will be your next number. तो ऐसे ही हमने आखिरी नंबर जो था हमारे पास सीरीज में गिवन वो था 76. तो 76 + 7 + 6 which is giving us 89 and that is your final answer. All right, अब आपने नंबर सीरीज के बारे में तो समझ लिया है. अब हम लॉजिकल रीजनिंग का एक और बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है जिसे हम कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम जानेंगे कि लीनियर अरेंजमेंट में क्या क्या चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए. उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि जो भी आपकी लीनियर अरेंजमेंट की अंडरस्टैंडिंग है वो काफी ज्यादा क्लियर हो सके. तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने एक डायग्राम बनाया है. जिन लोगों को डायरेक्शन का सेंस है वो इस डायग्राम को देखते ही बता पाएंगे कि जो भी हमारे पास ऊपर वाला डायरेक्शन होता है दैट इज नॉर्थ, जो नीचे का डायरेक्शन होता है दैट इज साउथ, जो हमारे पास ये डायरेक्शन है दैट इज ईस्ट, जो हमारे पास ये वाला डायरेक्शन है दैट इज वेस्ट. अब इन दोनों के बीच में जो आएगा दैट विल बी नॉर्थ वेस्ट, इन दोनों के बीच में जो आएगा दैट विल बी नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच में जो भी आएगा दैट विल बी साउथ ईस्ट एंड इन दोनों के बीच में जो आएगा दैट विल बी साउथ वेस्ट. डायरेक्शन से रिलेटेड या लीनियर अरेंजमेंट से रिलेटेड जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप इसको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करो तो बीच में आपके पास ये होगा नॉर्थ ईस्ट, ये होगा साउथ ईस्ट, ये होगा साउथ वेस्ट और ये होगा नॉर्थ वेस्ट. ये 8 डायरेक्शंस के नाम और आपको क्लियर सिग्निफिकेंस इनका पता होना चाहिए टू सोल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. एक और चीज जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर लिखी है वो भी अगेन बहुत ही सिंपल है समझने में. अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग हो तो आपके लिए राइट डायरेक्शन होगी ये और लेफ्ट डायरेक्शन होगी ये. लेकिन अगर आप साउथ डायरेक्शन में फेसिंग हो तो आपके पास ये डायरेक्शन होगी लेफ्ट और ये होगी राइट. ये हमने सिर्फ 2 की बात की है, ऐसे ही हम ईस्ट और वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं. अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में फेसिंग हो तो ये आपके लिए होगा राइट और ये आपके लिए होगा लेफ्ट. ऐसे ही अगर आप वेस्ट डायरेक्शन फेसिंग हो तो ये आपके लिए होगा राइट एंड ये आपके लिए होगा लेफ्ट. तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए. और जब भी आप लीनियर अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए, आप ये बेसिक डायग्राम जिसमें हमने 8 डायरेक्शंस लिखे हैं उसको आप अपने पेज पे या अपनी स्क्रीन पे बना लो ताकि आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाए. तो अब हम ये सारे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू एग्जांपल्स. तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है कि अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ and then turns to the right. After walking 2 kilometers, he turns to the left and walks 4 kilometers. And we have to find now in which direction is he from the starting place. इस क्वेश्चन में सबसे पहले जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले आप उसमें सीधा ड्रॉ करना स्टार्ट करो विदाउट यूजिंग मच ऑफ योर ब्रेन. पहली चीज जो हमें दी है कि अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ. तो हमारे पास जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड बाकी इनके बीच में 4 डायरेक्शंस. तो हमें बोला है अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ. सो दिस इज द साउथ डायरेक्शन. यहाँ पे वो 4 किलोमीटर्स चले हैं तो ये उनकी न्यू पोजीशन है. देन ही टर्न्स टू राइट. अगर कोई इंसान साउथ में आ रहा है तो उनके लिए राइट क्या होगा? व्हाट एग्जैक्टली विल बी द राइट डायरेक्शन फॉर अ पर्सन हु इज कमिंग इन द साउथ? फॉर हिम दिस विल बी द राइट डायरेक्शन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट में अगर वो मुड़ेंगे एंड ही विल वॉक 2 किलोमीटर्स जैसा कि यहाँ पे दिया गया है एंड देन ही टर्न्स टू लेफ्ट. अब कोई भी इंसान अगर वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है उनके लिए लेफ्ट क्या होगा? दिस डायरेक्शन. ही वॉक्स इन दिस डायरेक्शन फॉर 4 किलोमीटर्स. अब हमें बताना है कि नाउ वेयर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस. ये डायरेक्शन अब हमें बतानी है. बहुत ही सिंपल सी चीज है. एक इंसान 4 किलोमीटर नीचे चलता है, देन ही टर्न्स राइट एंड 2 किलोमीटर्स चलता है, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वो फिर से 4 किलोमीटर्स चलता है. ये फाइनल पोजीशन है FP. ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन है IP. हमें बताना है IP से FP कौन से डायरेक्शन में है. अगर आप अपने डायग्राम में देखोगे
तो ये डायरेक्शन पड़ता है साउथ और वेस्ट के बीच में, जिसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन, एंड दैट विल बी योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। नंबर 1, A is 40 meters southwest of B. Number 2, C is 40 meters southeast of B. And we have to find out C is in which direction of A. अब यहाँ पे हम सिंपली बता सकते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, सबसे पहले हम बेसिक डायग्राम बनाएंगे। सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड देन नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ पे A is 40 meters southwest of B. So let's say this is the position of B. A is southwest. So this direction of A, which is 40 meters. And then C is 40 meters southeast of B. अब southeast direction होता है ये हमारा C का position आ जाएगा, which is again 40 meters. So the question is C is in which direction of A? अब C जो है वो A के किस direction में है? इस डायरेक्शन में है, विच इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस पिक्चर, और ये डायरेक्शन कौन सा होता है? ईस्ट। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ईस्ट डायरेक्शन। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी वेरी पेशेंट। इसमें हमें दिया है कि P, Q, R, S, X, Y एंड Z आर 7 फ्रेंड्स सिटिंग इन अ सिंगल रो फेसिंग नॉर्थ। सबसे पहली डिटेल जो हमें मिली है कि हमारे पास 7 फ्रेंड्स हैं जो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठे हैं। S is to immediate right of R, X and P are neighbors of Y, Q is the immediate left of R and on second place from leftmost end, P is at the rightmost end. अब अगर आप ये समझने की कोशिश करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें और एक फॉर्मल बेसिक हम अपने पास टेबल बना ले जिसके थ्रू हम समझे, तो क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो हमें सिंपल सी चीज़ पता है कि नॉर्थ फेस करके 7 फ्रेंड्स बैठे हैं। विल मेक अ सिंपल टेबल वेयर विल मेक 7 कॉलम्स लाइक दिस, 5, 6 एंड 7। इन 7 पोजीशंस को हमें फिल करना है। अब फर्स्ट से हमें क्या पता चलता है कि S इज टू इमीडिएट राइट ऑफ R। तो अगर हमारे पास ये R है, अब अगर नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग है तो ये राइट होगा और ये हमारे पास लेफ्ट होगा। तो ये हमारा लेफ्ट मोस्ट एंड है और ये हमारा राइट मोस्ट एंड है। तो S इज टू इमीडिएट राइट ऑफ R, यानी कि R के एकदम राइट में S है। ये हमें फर्स्ट से पता चला। देन सेकंड से हमें क्या पता चल रहा है कि X एंड P आर नेबर्स ऑफ Y। अब इसमें दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो हो सकता है X, Y, P, या हो सकता है P, Y, X। क्योंकि हमें ये नहीं बताया है कि कौन सा लेफ्ट में है कौन सा राइट में है, बस ये बताया है कि जो Y के नेबर्स हैं वो है X एंड P। तो या तो हमारे पास ये सिनेरियो है या ये, इधर दिस और दिस। देन थर्ड से हमें पता चला कि Q इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। अगर ये हमारे पास R है तो ये हमारे पास Q होगा। एंड ऑन द सेकंड प्लेस फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट एंड, ये हमारा लेफ्ट मोस्ट एंड है, तो यहां से सेकंड प्लेस पे इन्होंने बोला है कि Q है, यानी कि ये पोजीशन फिक्स हो गई, दिस इज आर Q। और फर्स्ट पार्ट से पता चल रहा है हमें कि Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, सो ये हमारे पास R भी फिक्स हो गया। देन फोर्थ इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि P इज एट द राइट मोस्ट एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। अब राइट मोस्ट एंड कौन सा है? ये वाला, और ये हमारा कौन सा हो जाएगा? लेटर P। अब अगर ये लेटर P है तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि हमारा ये वाला केस ट्रू है और ये वाला केस फॉल्स है, क्योंकि इस केस के थ्रू तो X हमारा एंड में होना चाहिए था, बट डेफिनेटली वो केस अब हमें क्या करना पड़ेगा? इनवैलिड। तो हमारे पास एक्चुअल पोजीशन क्या आ जाएगी? X, Y एंड P, यानी कि ये दो भी अब हमें पता चल गए, X, Y एंड P। अब हमारे पास सिर्फ दो चीजें बची है, दिस वन एंड दिस वन। अब हमें जो फर्स्ट से पता चला था दैट इज R एंड S, यानी कि R और उसके एग्जैक्टली राइट में हमारे पास है S। अब हमारे पास सिर्फ एक नंबर बचा है एंड दैट इज Z, दैट इज योर Z। सो द सीरीज दैट वी हैव इज Z, Q, R, S, X, Y एंड P। अब जितने भी क्वेश्चन, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई आपको पूछ सकता है कि Q का पोजीशन क्या है, कोई आपसे पूछ सकता है कि S किसके बीच में है, कोई आपसे पूछ सकता है कि P कौन से एंड पे है, राइट एंड पे है या लेफ्ट एंड पे है।
दे कैन बी थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस जो अब हम इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे बना सकते हैं. द सीरीज इज ZQRSXYP. अब ये हमारे पास सीरीज है जो हमने पीछे सिनेरियो से निकाली है. फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है हु इज इन बिटवीन R एंड X. तो हम क्लियरली सीरीज में देख सकते हैं कि और R एंड X के बीच में हमारे पास है S एंड दैट विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. देन सेकंड क्वेश्चन पूछा है हु आर द नेबर्स ऑफ Z, दैट इज Z. Z का जो हमारे पास नेबर है वो सिर्फ एक है एंड दैट इज Q. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन. देन थर्ड हमसे पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ X. X का पोजीशन क्या है. नाउ देयर आर सेवरल वेज ऑफ सेइंग इट. इधर वी कैन से कि X जो है वो हमारा राइट हैंड से थर्ड पोजीशन पे है, या हम बोल सकते हैं कि X जो है वो S और Y के बीच में है. देयर आर सेवरल वेज ऑफ सेइंग इट. सो इधर वी कैन से दैट X इज बिटवीन S and Y, or we can say that X is at the third place from right hand. From right. So ये बेसिक चीजें हैं जो हमसे लीनियर अरेंजमेंट्स में पूछी जाती है. आई होप कि ये 3 क्वेश्चंस की वजह से आपको समझ आ गया है कि लीनियर अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक्चुअली हमें कैसे सोल्व करने चाहिए. ऑलराइट, तो अब हमने जान लिया है कि नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें एंड लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को भी कैसे सोल्व करें. अब हमारे पास बारी आ गई है जानने की कैलेंडर्स के बारे में. कैलेंडर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग में और किस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं. क्या बेसिक थ्योरी है जो हमें जानने की जरूरत है. ईच ऑफ दोज थिंग्स वी विल बी कवरिंग इस पर्टिकुलर सेशन में. तो मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा सबसे पहले कि क्या चीजें होती हैं जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट सोल्विंग द क्वेश्चंस. तो यहाँ पे मैंने 3 चीजें लिखी हैं जो कि मुझे श्योरली पता है कि आप सब लोगों को पता होंगी, बट स्टिल वील रीइटरेट. जो फर्स्ट चीज है वो है कि एक हफ्ते में 1 वीक में हमारे पास 7 डेज होते हैं. सेकेंड इज अगर हमारे पास नॉन लीप ईयर है, अगर हम नॉन लीप ईयर बोलते हैं तो मतलब 28 फेब तक हमारे पास फेब था, 29 फेब वॉज नॉट देयर, दैट इज योर नॉन लीप ईयर. अगर हम लीप ईयर बोलते हैं दैट मीन्स वी आर इंक्लूडिंग 29 फेब. सो अगर हम नॉन लीप ईयर की बात करें तो हमारे पास कितने दिन होते हैं 365 डेज. अगर हम लीप ईयर की बात करें तो हमारे पास कितने दिन होते हैं 366 डेज. अभी कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. अगर मैं आपको बोलूं कि ट्यूसडे आज है और आज से 7th डे कौन सा होगा, मैं आपको बोल दूं +7 डेज. सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू टेल मी कि 7th डे भी ट्यूसडे ही होगा, क्योंकि लेट्स से दिस इज ट्यूसडे, देन वेंसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे, देन संडे, देन मंडे एंड देन अगेन ट्यूसडे. सो अगर आप देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ. सो 7th डे इज ऑलवेज सेम एज द डे फ्रॉम विच यू आर काउंटिंग इट. सो अगर मैं आपको बोलूं कि वेंसडे +7 डेज कितना होगा, सो द आंसर विल बी वेंसडे इटसेल्फ. अगर मैं बोलूं मंडे +7 डेज क्या होगा, तो उसका आंसर भी आपके पास मंडे ही होगा. लेकिन अगर मैं इसमें आपको दिन बढ़ा के बोलूं, अगर मैं बोलूं कि मंडे +8 डेज आपके पास क्या होगा, तो उसका आंसर आप क्या बताओगे. तो उसमें आपको बेसिक ब्रेकडाउन करना पड़ेगा. मंडे +8 डेज को हम कैसे कर सकते हैं 7 + 1 डे विच विल बी क्वेश्चन मार्क. देन अगेन मंडे +7 days we know is Monday +1 day. Now Monday +1 day is what? That sounds funny, but definitely we can also say that Monday +1 day will be your Tuesday, and that will be your answer for this question. तो जब भी आपको 7 से ज्यादा नंबर दिया जाए, ऑलवेज ब्रेक इट डाउन इन 7 का रिमाइंडर, एंड जो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा उसको आप उस पर्टिकुलर मंडे, ट्यूसडे जो भी डे आपको दिया है उसमें ऐड करो and you will be able to find the answer. Let's try to understand this with the help of a very simple example. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अब हमसे पूछा है कि ट्यूसडे में अगर हम 50 डेज प्लस करें तो उससे 50th डे जो है वो हमारा क्या होगा. अब इसमें तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि ट्यूसडे +7 डेज दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड हो सकता है कल हमसे कोई 150 डेज पूछ ले, 167th डे पूछ ले, तो दैट विल बी अ ह्यूज लिस्ट and we won't be able to solve it.
तो उसके लिए हमारे पास एक बेसिक सी ट्रिक होनी चाहिए जिसकी वजह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सके। और वो बेसिक सी जो ट्रिक है वो बहुत ही सिंपल है। जो भी नंबर आपको यहाँ पे दिया गया हो, डिवाइड दैट बाय 7 एंड जो भी आपके पास उसके बाद रिमाइंडर आएगा वो आप इसमें प्लस करो एंड दैट विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे जैसे हमें ट्यूसडे प्लस 50 डेज दिया है, तो 50/7 अगर आप करोगे तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो आएगा 1, बिकॉज 7 into 7 is 49, so the remainder will be 1. Now Tuesday plus 1 will be what? Wednesday, and that will be your answer. ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछ लूं कि Wednesday से 67th डे क्या होगा? Now this question is for you. आपको सिंपल सी एक चीज करनी है, 67 को 7 से डिवाइड करो, जो भी हमारे पास रिमाइंडर आएगा उसको आप वेंसडे से प्लस करो एंड दैट विल बी योर आंसर। ये एक बेसिक सी ट्रिक होती है। जो भी आपसे डे पूछा जाए कि 67th डे, 19th डे, उस 19, 67 जो भी नंबर है उसको 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर को जानो, उस रिमाइंडर को प्लस करो उस डे में एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है लीप ईयर से रिलेटेड। अब हम जानेंगे कि लीप ईयर का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए टू सोल्व द क्वेश्चंस जो हमसे पूछे जाते हैं कैलेंडर्स के सिनेरियो में। तो जब भी हम लीप ईयर की बात करते हैं, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि अगर हमें एक साल दे दिया जाए, एक हमें कोई भी ईयर दे दिया जाए 2000, 2022, 1900, तो हम कैसे बता पाएंगे कि वो साल एक लीप ईयर है या नहीं है। उसके लिए एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक होती है। देयर आर 2 मेथड्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस एंड उसके बाद आप कोई भी साल अगर मैं आपको दूं, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो हमारे पास एक लीप ईयर है या नहीं है। तो उसके लिए सिंपल चीज क्या है, जब भी आपको कोई ईयर दिया जाए, सबसे पहले आप देखो कि दैट ईयर इज अ मल्टीपल ऑफ 100 और नॉट। सो वन सिनेरियो इज इट इज अ मल्टीपल ऑफ 100, सेकंड सिनेरियो इज इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 100। तो अगर वो 100 का मल्टीपल है तो आप देखो कि वो 400 से डिवाइड होता है या 400 से डिवाइड नहीं होता है, 400 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो नंबर, वो साल आपका 100 का मल्टीपल नहीं है तो आप देखो कि वो 4 से डिविजिबल है या 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर आपका वो साल नंबर 400 से डिविजिबल है तो मतलब वो एक लीप ईयर है, और अगर वो 400 से डिविजिबल नहीं है तो मतलब वो एक नॉन लीप ईयर है। सिमिलरली ऐसे ही अगर आपका 4 से डिविजिबल है तो वो एक लीप ईयर है, अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो आपका एक नॉन लीप ईयर है। तो अब यही चीज को हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट साइड में स्क्रीन के, हमारे पास पहला साल जो दिया है दैट इज 2100। तो अब 2100 पहली चीज हम देखेंगे कि ये मल्टीपल है 100 का या नहीं, यानी कि ये मल्टीपल है 100 का, तो हमें 400 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा 400 से डिविजिबल है या नहीं है। क्लियरली ये नंबर हमारा 400 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये आपका एक नॉन लीप ईयर है। नेक्स्ट नंबर जो हमें दिया है, साल दिया है, वो है 2000। अब अगर आप 2000 को 400 से करके देखो तो क्लियरली इससे डिविजिबल है, विच मीन्स इट इज अ लीप ईयर। अगेन हमारे पास जो नंबर दिया है वो है 1900। 1900 को अगर आप 400 से डिविजिबल करके देखो तो आपको पता चलेगा कि 1900 400 से डिविजिबल नहीं है, विच अगेन मीन्स इट इज अ नॉन लीप ईयर। अब नेक्स्ट जो हमें नंबर्स दिए हैं 2017 एंड 2016, उसमें हमें क्लियरली पता चल रहा है कि वो मल्टीपल ऑफ 100 नहीं है। अब अगर वो मल्टीपल ऑफ 100 नहीं है तो हम उसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे और हमें पता चलेगा कि वो डिविजिबल है या नहीं है। अब क्लियरली 2017 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये हमारे पास एक नॉन लीप ईयर है। ऐसे ही 2016 हमारे पास 4 से डिविजिबल है, विच मीन्स इट विल बी अ लीप ईयर। तो ऐसे हमें किसी भी साल का पता चल सकता है कि वो एक लीप ईयर है या नहीं है। इसी से रिलेटेड हम अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपके प्लेसमेंट्स में कैलेंडर से रिलेटेड, लीप ईयर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कैसे आप उनको एक्चुअली सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमसे पूछा है कि 1 फरवरी 2017 अगर वेंसडे है तो 1 फरवरी 2018 हमारे पास कौन सा डे होगा।
इस टाइप के क्वेश्चंस को बताने के लिए एक बहुत ही सिंपल ट्रिक होती है। जो भी आपको ईयर दिया गया है, आप फाइंड आउट करो वो एक लीप ईयर है या वो एक नॉन लीप ईयर है। अगर वो एक लीप ईयर है, उसका मतलब है कि आपको उसमें +2 करना पड़ेगा टू फाइंड द डे इन द नेक्स्ट ईयर। अगर वो एक नॉन लीप ईयर है तो आपको उसमें +1 करना पड़ेगा टू फाइंड द डे इन दैट नेक्स्ट ईयर। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल, ताकि आपको ये बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाए। अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है 1 फरवरी 2017 वेंसडे है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास 2017 है, वो 100 का मल्टीपल नहीं है, मतलब टू फाइंड आउट इफ इट्स अ लीप ईयर और नॉट हम इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। क्लियरली ये 4 से डिविजिबल नहीं है, विच मीन्स 2017 इज अ नॉन लीप ईयर। अब अगर 2017 हमारे पास एक नॉन लीप ईयर है, इसका मतलब हम इसमें सिर्फ +1 करेंगे टू आइडेंटिफाई कि नेक्स्ट ईयर 1 फरवरी 2018 को कौन सा डे होगा, एंड दैट विल बी वेंसडे +1 डे, दैट विल बी योर थर्सडे। सो दैट विल बी द फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है उसमें है 2012। अब अगर हमारे पास 2012 है, उसको भी वो 100 का मल्टीपल नहीं है, तो हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। वी कैन क्लियरली से कि इट इज़ अ डिविजिबल, डिवाइडेड बाय 4 इट इज़ अ डिविजिबल ऑफ 4। तो उसका मतलब है कि ये 2012 हमारा एक लीप ईयर है। अब अगर ये आपका लीप ईयर है तो इसमें आप +2 करोगे, एंड दैट विल बी सैटरडे, संडे एंड देन मंडे, विच विल बी योर फाइनल आंसर। सिंपल सी ट्रिक है, आपको जो जाननी पड़ेगी, जिस भी साल में आपको दिन दिया गया है उस साल को सबसे पहले देखो कि वो एक लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। अगर वो आपका एक नॉन लीप ईयर है तो आपको उस दिन में +1 करना है टू आइडेंटिफाई कि उससे अगले साल उसी दिन को आपका कौन सा डे होगा, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, लाइक दैट यू विल बी एबल टू फाइंड इट। ऐसे ही जैसे हमने 2012 में 21 जनवरी को देखा कि सैटरडे था, बट हमें पता चला कि 2012 एक एक्चुअली लीप ईयर है, तो हमें सैटरडे में +2 करना पड़ेगा, विच विल बी मंडे, टू आइडेंटिफाई कि 21 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। तो अगर नॉन लीप ईयर है तो हम +1 करते हैं, बट अगर लीप ईयर है तो हम +2 करते हैं। आई होप आपको ये लीप ईयर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, और आज के बाद अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या प्लेसमेंट एग्जाम में कैलेंडर्स, लीप ईयर या ऑड डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, डेफिनेटली आप उनको सोल्व कर पाओगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो है लेटर सीरीज से रिलेटेड। जैसे हमने नंबर सीरीज में पढ़ा कि हमारे पास नंबर्स की एक श्रृंखला होती है, एक सीरीज होती है, और उसमें हमें एक फिल इन द ब्लैंक को ढूंढना पड़ता है। वैसे ही लेटर सीरीज में हमारे पास लेटर्स की एक सीरीज होती है और उसमें हमें नेक्स्ट लेटर को फाइंड आउट करना पड़ता है। सो अगेन हम लेटर सीरीज को भी विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, हमें एक लेटर सीरीज दी गई है SCD, TEF, UGH, VIJ, एंड देन वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट लेटर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो होती है कि आप A to Z पूरी ABCD जितने भी लेटर्स हैं वो आप अपने सामने लिख लो, ताकि आपके पास एक क्लियर आइडिया हो कि आपको कैसे उस सीरीज को सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप A to Z पूरा क्लियरली लिखोगे तो आपके पास ये सीरीज आ जाएगी। अब आपको पता है कि ABCDEF till Z हमारे पास है। अब हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या रीजनिंग एक्चुअली हो सकती है। तो अगर आप हमारे पास फर्स्ट नंबर देखो विच इज SCD, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि हमारे पास है S, हमारे पास है देन C, एंड देन हमारे पास है D। अब नेक्स्ट नंबर है TEF विच इज T, E एंड F। नेक्स्ट नंबर इज UGH which is U, G, H, then VIJ which is V, I and J। तो बड़ा क्लियरली हमें पता चल रहा है कि यहाँ से एक नंबर बढ़ते जा रहा है और यहाँ से आगे 2 नंबर, एंड दैट इज द नंबर दैट वी रियली नीड टू राइट हियर। सो वी हैव 3 लेटर्स। सबसे पहले V से नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है लेटर जो है दैट इज W। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा W। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट 2 वर्ड्स हैं, 2 लेटर्स हैं, वो है K एंड L। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा K, यहाँ पे आएगा L। सो द फाइनल आंसर विल बी WKL। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहले फिर से वही हम A to Z अपनी पूरी लेटर्स जो भी श्रृंखला है उसको लिख लेंगे ताकि हमें क्लियरली समझ आ जाए कि हमें क्या रीजनिंग इसमें मिल सकती है। तो यहाँ पे आप क्लियरली समझ सकते हो कि हमारे पास जो फर्स्ट है दैट इज CM, देन हमारे पास है EO, देन हमारे पास है GQ, देन हमारे पास है ISS। अब यहाँ से भी हम एक छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं और इस तरफ भी हम एक छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास फिर से यहाँ पे 3 लेटर्स हमें लिखने हैं। सो यहाँ पे थे हम GI, दैट इज GI। सो नेक्स्ट विल डेफिनेटली वी विल बी लीविंग J एंड इट विल बी K। देन यहाँ पे था हमारे पास SS, सो नेक्स्ट वी विल बी लीविंग 1, इट विल बी UU। अगर आप देखो यहाँ पे भी हमारे पास MM कॉमन है, OO कॉमन है, QQ कॉमन है, SS कॉमन है, सो डेफिनेटली यहाँ पे भी हमारे पास UU कॉमन होगा। So the final answer will be KUU. I hope you have understood it. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान से समझने की कोशिश करनी होगी ताकि आप समझ सको कि क्वेश्चन मार्क की जगह एक्चुअली हमारे पास क्या वर्ड आएगा। फिर से हम A to Z तक अपना पूरा लेटर्स लिख लेंगे ताकि हमें क्लियरली समझ आ जाए कि इस क्वेश्चन के पीछे रीजनिंग क्या हो सकती है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, एक बेसिक चीज तो हमें सबसे पहले पता चल जा रही है कि जितने भी वर्ड्स हमें गिवन है वो 4 हैं टोटल, 4 लेटर्स उस वर्ड के अंदर हैं। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आएगा उसमें भी हमारे पास 4 लेटर्स होंगे। 4 लेटर्स में से भी जो हमारा सेकंड और फोर्थ है वो सबके अंदर कॉमन है विच इज L एंड A रिस्पेक्टिवली। सो डेफिनेटली जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी उसमें सेकंड लेटर विल बी L and fourth letter will be A. Now the struggle is कि हमें first and third letter को भी find out करना है। Let's try कि हम वो कैसे find out कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इस सीरीज को आप देखो, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लेटर है E, यहाँ पे फर्स्ट है G, यहाँ पे फर्स्ट है I, यहाँ पे फर्स्ट है K। Let's try to see it in the series E, G, I and K, which is quite clear। हम बड़े क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि EGIK मतलब एक लेटर को छोड़ने के बाद हम नेक्स्ट लेटर को पिकअप कर रहे हैं टू पुट इट इन द नेक्स्ट वर्ड। यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो लेटर आएगा दैट विल बी K, देन लीव वन लेटर एंड द नेक्स्ट वन विच इज नथिंग बट M। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा M। एंड देन थर्ड वन अगेन वी कैन सी देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द फर्स्ट लेटर एंड द थर्ड लेटर। अगर आप सीरीज में देखो EF, then GH which is again together, then IJ which is again together, then KL which is again together. So definitely the next one will be M and N. So the third letter will be N. इस सीरीज में बेसिकली क्या हुआ है, हमारे पास सेकंड एंड फोर्थ लेटर कॉमन था which is L and A, एंड दो हमारे पास उसके बाद फर्स्ट लेटर है दैट इज E, G, I, K एंड जो हमने फाइंड आउट किया है M, दैट इज नथिंग बट हम एक लेटर को छोड़ के नेक्स्ट लेटर को लिख रहे हैं। देन हमारे पास जो थर्ड लेटर है विच इज F, H, J, L एंड N, उसमें हमारे पास क्या हो रहा है दैट कैन बी कंपेयर्ड विद द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। तो F E के बाद आता है, H G के बाद आता है, J I के बाद आता है, L K के बाद आता है, सिमिलरली M के बाद हमारे पास आता है N, so that will be our third letter. So the final answer will be M, L, N and A. This will be your final answer for this particular question. So I hope आपको लेटर सीरीज अच्छे से समझ आ गया है। आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप उनको बड़े ही आसानी से सोल्व कर पाओगे। ऑलराइट, तो हमने लेटर सीरीज के बारे में जान लिया। अब एक और चीज जो प्लेसमेंट एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्यूब्स एंड डाइस रीजनिंग ट्रिक्स। क्यूब से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बहुत सारी डिफरेंट ट्रिक्स लग सकती हैं, जिसमें से कुछ मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा एंड वी विल सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस अगेन। सो लेट्स ट्राई विद अ फ्यू क्वेश्चंस। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक बेसिक क्यूब क्या होता है। क्यूब के अंदर जैसा कि आप सभी जानते हो हमारे पास 6 फेसेस होते हैं। दिस इज 1, then 2, 3, then 4, 5 and 1 below, that is 6. So total we have 6 faces in a cube. ऐसे 12 हमारे पास edges होते हैं। So this is 1 edge, this is 2 edge, this is 3 edge, this is 4 edge. ऐसे ही अगर आप एक 6 फेस क्यूब के edges काउंट करोगे so definitely that will be
12 एजेस। देन नेक्स्ट चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि एक क्यूब के अंदर हमारे पास 8 कॉर्नर्स होते हैं, विच इज अगेन वेरी सिंपल. फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड, फोर्थ, and similarly we'll have 4 here, 3, and there will be 1 somewhere here. So we can simply say कि हमारे पास अगर हम किसी भी क्यूब की बात करें, अगर किसी भी क्वेश्चन में इस डेटा की रिक्वायरमेंट है, so we should have clarity that a cube has 6 faces, 12 edges and 8 corners. If we know this, we will be able to solve basic questions in the placement or competitive exams. बट अब हम कुछ और डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके कि क्यूब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, कैसी ट्रिक्स एंड टिप्स आप यूज करके उनको सोल्व कर सकते हो. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें हमें 3 क्यूब्स दिए हैं एंड हमें बोला गया है कि फाइंड व्हाट इज ऑपोजिट टू 2 डॉट्स. तो हम देख सकते हैं कि इन तीनों में से 2 डॉट्स हमारे पास इसमें हैं. यहाँ पे हमारे पास 2 डॉट्स हैं. वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज ऑपोजिट टू दोज 2 डॉट्स. सो इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास एक बेसिक ट्रिक होती है कि जो बाकी के 2 क्यूब बचे हैं जिसमें 2 है उसको छोड़ के जो बाकी के पास आपके 2 क्यूब हैं उसमें देखो कॉमन क्या है. तो हम क्लियरली देख सकते हैं इसमें हमारे पास है 5, 1 एंड 6 डॉट्स. इसमें हमारे पास है 4, 3 एंड 5 डॉट्स. तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि 5 डॉट्स आर कॉमन इन बोथ ऑफ दिस. यानी कि अगर हम इस क्यूब को लें तो वी कैन क्लियरली से कि 5 डॉट्स के एडजेसेंट है 1 डॉट एंड देन 6 डॉट. वी कैन क्लियरली सी दैट दीज आर 5 डॉट्स एंड इसके एडजेसेंट है 1 डॉट एंड इसके एडजेसेंट है 6 डॉट्स. सिमिलरली हम थर्ड क्यूब से बोल सकते हैं कि 5 डॉट्स के एडजेसेंट है थर्ड डॉट एंड देन 4 डॉट्स. सो दैट इज ऑल्सो क्लियर क्योंकि हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 डॉट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 डॉट्स हैं एंड यहाँ पे 4 डॉट्स हैं. सो इससे हमें पता चल गया है अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें कि जो हमारे पास 5 डॉट्स हैं उसके एडजेसेंट है 1, 6, 3 एंड 4. यानी कि द ओनली नंबर विच इज रिमेनिंग इज 2. सो डेफिनेटली 5 के ऑपोजिट विल बी 2 एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर. हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड व्हाट इज ऑपोजिट टू 2 डॉट्स and that will be 5 dots because बाकी सब 5 के adjacent है. So I hope you have understood it. Let's try to solve one more example just similar to this in a very different manner. So जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो rather than dots हमें यहाँ पे letters दिए हैं और हमें find out करना है कि what is opposite to A. अब हम यहाँ clearly देख सकते हैं कि first cube में हमारे पास A है, उसके adjacent हमारे पास B and C है. जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो भी कॉमन है हमें वो निकालने की कोशिश करनी है. अब आप सेकंड और थर्ड क्यूब में क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास E एक्चुअली दोनों में कॉमन है. तो सेकंड क्यूब से हम क्लियरली बता सकते हैं कि E के एडजेसेंट है D एंड E के एडजेसेंट ऑल्सो वी हैव C. एंड थर्ड क्यूब से हम बता सकते हैं कि E के एडजेसेंट है F एंड ऑल्सो B. और इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो हम क्लियरली बोल पाएंगे कि हमारे पास E के एडजेसेंट है D, C, F and B. So the only number which is remaining is A. So we can clearly see कि E और A एक दूसरे के opposite हैं. और हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि what is opposite to A and the answer will be E. So these are the two questions that we have solved related to cube and rice reasoning. I am sure कि आपको ये समझ आया होगा और इसी टाइप के क्वेश्चंस जनरली थोड़ा बहुत इसको चेंज करके आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या प्लेसमेंट्स में पूछे जाते हैं. और अगर आप इस सिंपल ट्रिक को याद रखोगे कि जिस भी क्यूब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसके अलावा जितने भी क्यूब्स आपको दिए हैं उसमें फाइंड आउट कि कॉमन क्या है और उस कॉमन के थ्रू यू विल बी रीचिंग द रिजल्ट फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. ऑलराइट, तो हमने लॉजिकल रीजनिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं. हमें पता चल गया है कि नंबर सीरीज क्या है, लेटर सीरीज क्या है, क्यूब्स के क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं, लीप ईयर के क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं. आई एम श्योर कि आपको एक बेटर आइडिया मिल गया होगा कि अगर आपसे किसी भी प्लेसमेंट एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आपके पास अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी जिनके थ्रू आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो. अब हमारा टाइम आया है कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस उठाने का और कुछ रैंडम क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के सोल्व करने का
कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं और कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जिनके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है, लेकिन उसमें एक छोटा सा लॉजिक लगाना होगा और हम उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चंस हम सब सोल्व करेंगे। दिस विल बी लाइक योर एग्जाम्पल्स फॉर यू, ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिल सके कि कैसे हम एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सके और आपकी प्रैक्टिस भी और अच्छी हो सके। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वी हैव इज अ नंबर सीरीज 36, 34, 30, 28, 24 and then we have to find out this blank. So यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली नॉट एन एडिशन सीरीज। यहाँ पे कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 36 minus 34 if you do that will be -2. Then 34 minus 30 if you do that is actually a difference of 4. Then 30 minus 28 is actually a difference of 2 again. Then 28 minus 24 is a difference of 4. So बड़े क्लियरली हम बोल सकते हैं कि एक हमारा डिफरेंस है 2 का, एक है 4 का, अगेन 2 का, 4 का. So definitely this will be a difference of 2 and 24 minus 2 is actually 22 and that will be your final answer for this particular question. Now let's move forward and try to solve this question. ऐसा एक भी क्वेश्चन अभी तक हमने सोल्व नहीं किया है, बट ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि इसमें देयर आर नो टिप्स एंड ट्रिक्स एज सच, यू जस्ट हैव टू यूज द लॉजिक एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कप इज टू कॉफी एज बाउल इज टू डिश, सूप, डिनर, स्पून. व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? अब अगर आप एक सिंपल लॉजिक समझने की कोशिश करो, पहले जो दो वर्ड्स हमें दिए हैं दैट इज कप एंड कॉफी. अब कप और कॉफी में क्या रिलेशन है कि कॉफी हम कप के अंदर डाल के पी सकते हैं. सो कॉफी इज पुट इन द कप एंड देन वी कैन ड्रिंक इट. सिमिलरली बाउल इज टू, यानी कि बाउल के अंदर हम क्या डाल के खा सकते हैं या पी सकते हैं. सो डिश नो, सूप यस, सो दैट विल बी योर राइट आंसर. डिनर again no, spoon again no, because we cannot eat spoon. So definitely cup is to coffee as bowl is to soup. So the correct answer will be option B, which is bowl is to soup. Now the next question that we have is again of a letter series, जिसके अंदर again हम A to Z अपना पूरा letters को लिख लेंगे ताकि हम एक रीजनिंग पता कर सके और उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व कर सके. तो अभी तक हमने जो भी लेटर सीरीज के क्वेश्चंस देखे हैं पहले, उसमें जनरली जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क होता था वो एट द एंड होता था. बट ये एक सीरीज है जिसमें क्वेश्चन मार्क एट द एंड नहीं है. मिडल ऑफ द सीरीज में हमें एक क्वेश्चन मार्क दिया है, एक फिल इन द ब्लैंक दिया है दैट वी नीड टू फिल. तो अब ये सीरीज को अगर हम समझने की कोशिश करें तो फर्स्ट लेटर जो हमारे पास है, वर्ड जो है दैट इज QPO, दैट इज QPO. देन वी हैव NML, दैट इज NML. देन वी हैव KJI, दैट इज KJI. Now this is super easy. We can simply go in the backward direction and that's what our series is. So QPO was the first number that we had, then NML was the second one, KJI was the third one, and then the fourth one will definitely be HJF. HGF is the final answer for this question. And the last one we'll have is EDC, again in the backward direction, which gives us a sense that what we have put is actually correct. So इस सीरीज के अंदर बहुत ही सिंपल सी चीज हो रही है. देयर इज नो रीजनिंग एज सच. हम सिंपली Q से स्टार्ट करके C तक जाते हैं. वी आर नॉट लिविंग अ सिंगल लेटर, वी आर जस्ट गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. वी आर टेकिंग 3 लेटर्स एट अ टाइम एंड हम उसको एक साथ रख दे रहे हैं. QPO, NML, KJI, then HGF and then EDC. So this will be your final answer, which is HGF. Now the next question that we have is again of linear arrangements. These questions are really interesting. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें सिंपली एक चीज पूछी गई है कि y is in the east of x, which is in the north of z. If p is in the south of z, then in which direction of y is p? So सबसे पहली चीज जो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें करनी चाहिए, that is make the direction diagram, which is north, south, east, west. This will be northeast, this will be southeast, this will be southwest, and this will be northwest. Once the diagram is done, you make the basic pictorial representation of जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है.
तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है y इज इन द ईस्ट ऑफ x. सो अगर हम ये मान लें कि ये हमारा x का पोजीशन है, y इज इन द ईस्ट. नाउ दिस इज ईस्ट डायरेक्शन एंड y इज समवेयर हियर. Then which is in the north of z? So which is in the north of z? So this is north of z. So this is the position of z. If p is in the south of z, now south of z is this, and somewhere here we'll have our p. Then in which direction of y is p? Which direction of y is p? This is something we need to find out, and we clearly know this is nothing but south west. That will be your final answer. हमें बहुत ही सिंपल सी चीज इस क्वेश्चन में दी गई थी कि हमारे पास x है, x के हमारे पास राइट में विच इज इन द ईस्ट y है, उसके साउथ में हमारे पास z है, देन p है. तो हमें y to p बताना है विच क्लियरली विल बी साउथ वेस्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन और आपको ये सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस जो हमने सोल्व किए हैं वो अच्छे से समझ आ गए हैं. और अब अगर इसके बाद आपको कोई भी प्लेसमेंट एग्जाम में कोई भी लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन इन सब एरिया से रिलेटेड मिलेगा, सो आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. सो अब समय आ गया है हमारा इस पूरे कोर्स को समराइज करने का. इस पूरे कोर्स में हमने समझा कि जब भी कोई जॉब एग्जिस्ट करती है, एनी जॉब एग्जिस्ट क्योंकि हमें एक्चुअली एक प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है. अब अगर हमें हर जॉब के अंदर एक प्रॉब्लम सोल्व करनी होगी, मतलब वी हैव टू बी गुड प्रॉब्लम सोल्वर्स. अब कोई भी कंपनी अगर आपको हायर करने के लिए आई है तो डेफिनेटली वो चेक करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है. अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है सो यू आर गुड फॉर देम. अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी नहीं है, मे बी यू वॉन्ट बी अ सुटेबल फिट फॉर देम. सो अगर आपको किसी भी प्लेसमेंट्स का पार्ट बनना है, देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो सब प्लेसमेंट एग्जाम्स में कॉमन होती हैं. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी. ऐसे ही एक इंटीग्रल पार्ट होता है इन एप्टीट्यूड एग्जाम्स का विच इज लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग की जब हम बात करते हैं, इसमें कुछ फॉर्मूलाज नहीं है, इसमें सिंपल लॉजिक्स होते हैं जो आपको क्वेश्चन के थ्रू समझने पड़ेंगे और उसके बाद आपको उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना पड़ेगा. तो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हमने स्टार्ट किया ये कोर्स बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट नंबर सीरीज आर. हमने नंबर सीरीज के बारे में बात की, देन हमने लीनियर अरेंजमेंट्स के बारे में बात की, देन वी टॉक्ड अबाउट डायरेक्शन सेंस, वी टॉक्ड अबाउट कैलेंडर्स, हमने लेटर सीरीज के बारे में भी बात की. उसके बाद फाइनली हमने कुछ डाइस और क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व किए एंड फाइनली हमने कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन सोल्व किए. सो जब भी आपसे लॉजिकल रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो. अगर वो वर्बल फॉर्म में है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो. अगर वो एक पिक्टोरियल फॉर्म में, जैसे कि क्यूब्स के क्वेश्चंस हमने देखे, अगर उस फॉर्म में दिया गया है, एक बार अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको एक बेसिक लॉजिक क्वेश्चन का समझ आ जाएगा. एंड उसके बाद इजिली उस लॉजिक को पहचानने के बाद इन टिप्स एंड ट्रिक्स को जिनके बारे में हमने बात की है उनको यूज करके आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे. जब मैं बोलता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स, उसका ये मतलब नहीं है कि कुछ फॉर्मूलाज हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब हमने कैलेंडर्स की बात की तो हमने कोई फॉर्मूलाज डिस्कस नहीं किए, लेकिन हमने बेसिक चीजें समझी कि कैसे हम बता सकते हैं कि कोई भी साल एक लीप ईयर है या नहीं है, कैसे हम बता सकते हैं कि ट्यूसडे प्लस 50 डेज क्या होता है, कैसे हम बता सकते हैं कि 1900 एक नॉन लीप ईयर है. ये सब चीजें डिस्कस की और जाना कि इसमें कुछ फॉर्मूलाज नहीं है, सिर्फ एक बेसिक लॉजिक है जो हमें समझने की कोशिश करनी है. ऐसे ही डाइस के क्वेश्चंस में हमने समझा कि जब भी हमसे डाइस का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो जिस क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको छोड़ के जो बाकी के क्यूब्स हैं उसमें हमें कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ कॉमनैलिटी ढूंढना पड़ेगा और उस पॉइंट ऑफ कॉमनैलिटी के थ्रू हमें वो क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा. सो ये सब चीजें आई अज्यूम कि आपने नोट डाउन कर ली हैं, आप इसको थ्रू आउट याद रखोगे और जब भी आप अपने प्लेसमेंट एग्जाम्स में बैठोगे डेफिनेटली ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी and you will be able to solve all the questions which are asked to you by all those companies. So I wish you all the best and thank you so much for attending this course. If you haven't subscribed to our channel yet, I want to request you to hit the subscribe button and turn on the notification bell so that you don't miss out on any new update or video releases from Great Learning. If you enjoyed this video, show us some love and like this video. Knowledge increases by sharing, so make sure you share this video with your friends and colleagues. Make sure to comment on the video for any query or suggestions and I will respond to your comments.